हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जैक पॉइंट। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्टडी जैक पॉइंट प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आइए हम शुरू करते हैं साइंस। और साइंस का जो हमारा बायोलॉजी का टॉपिक चला हुआ है वो है कृमि। तो कृमि क्या है, कृमि कितने प्रकार का है, कृमि खोज कैसे हुई, कृमि के अध्ययन को क्या कहते हैं, पोषण के आधार पर कितने प्रकार का है, और उसके बाद हमने कृमि से कौन कौन से मानव रोग होते हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो हमने अच्छे से लास्ट क्लास में की है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो वो क्लास देखिए, जिससे क्या है आपको कृमि से बहुत सारी जानकारी मिलेगी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा क्लास का, वहाँ से आप क्या क्लास देख सकते हैं। आइए हम आज करेंगे कि कृमि क्या है और कृमि से जो मानव रोग होते हैं उनसे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं उनकी करेंगे प्रैक्टिस। तो सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, कृमि। कृमि को हम देखो, कृमि है जो, कृमि को हम क्या क्या कहते हैं, जैसे वॉर्म भी बोल देते हैं, प्लेंटीहेल्मिन्स भी बोल देते हैं, और कैंकर वॉर्म भी बोल देते हैं, वर्मिन भी बोल देते हैं। तो कृमि किस प्रकार के जीव होती हैं, कृमि बहुकोषीय जीव होते हैं। मैंने आपको बताया था जो कृमि है, जैसे कवक और प्रोटोजोआ के बारे में बताया था कि वो कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक एक कोश के जीव होते हैं। पर जो कृमि है वो किस प्रकार के हैं, वो बहुकोश के जीव हैं। ये बिल्कुल छोटी हाइट के और क्या है, बहुत सारे क्या बड़ी हाइट के होते हैं, लगभग क्या 30 से 35 फुट के भी होते हैं। तो अच्छे से हमने क्या इसके बारे में डिस्कस की थी, अच्छे से वो क्लास देखिए ताकि आपको कृमि के बारे में अच्छी नॉलेज मिले और जानकारी प्राप्त हो। उसके बाद कृमि विज्ञान को किसका अध्ययन है, कृमि विज्ञान किसका अध्ययन है। देखो, कृमि विज्ञान या फिर कृमि विज्ञान को क्या है, हेल्मिन्थोलॉजी बोलते हैं। मैंने बताया था जो जिस प्रकार कवक के अध्ययन को या प्रोटोजोआ के अध्ययन को प्रोटोजोलॉजी या माइकोलॉजी बोलते हैं, कवक के अध्ययन को, इसी प्रकार तो कृमि के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हेल्मिन्थोलॉजी बनते हैं। क्वेश्चन के अंदर ही क्या हमारा आंसर है, कृमि के बारे में बात चली हुई है, कृमि विज्ञान हेल्मिन्थोलॉजी मतलब किसके बारे में है, तो कृमि के बारे में। तो ये भी क्या है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ डायरेक्ट कि कृमि के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कृमि जनित रोगों का प्रमुख प्रसार किसके द्वारा होता है भाई, जो कृमि रोग है। देखो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जो हमारे कम्युनिकेबल डिसीज जिसको हम हिंदी में संचारी रोग बोल देते हैं, या फिर इसको इन्फेक्टेड डिसीज बोल देते हैं, या फिर संक्रमण रोग बोल देते हैं। मतलब क्या है, जो एक दूसरे से फैलता है। तो हमने उसमें वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक कर लिया है। पांचवा जो संक्रमण रोग है वो क्या, कृमि से होता है। तो ये भी क्या है, रोग फैलता है, वो किसके माध्यम से फैलता है, मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, जल दूषित और जल कौन सा, भोजन और जल दूषित, दूषित जल व दूषित भोजन से क्या ज़्यादातर क्या रोग फैलता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कृमि किस वर्ग में आते हैं, कृमि को मैंने 3 वर्गों में बताया था, कौन सा, नेमेटोडा, एनेलिडा या प्लेंटीहेल्मिन्स या सिमेटोडा, ये 3 प्रकार के हैं। इनको भी अच्छे से हमने क्या डिस्कस करी थी, क्या है कि ये खंडित होते हैं, ये बेलनाकार होती हैं, चपटे होती हैं, गोल होती हैं। इनके बारे में बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ अच्छे से क्लियर किया था। तो ये क्या हमारा राइट ऑप्शन बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कृमि है, कृमि किस प्रकार के होते हैं, कृमि किस प्रकार के होते हैं, कृमि बेलनाकार भी होते हैं, गोल भी होते हैं, चपटे भी होते हैं, और किस प्रकार के होते हैं, लंबे भी होते हैं, और किस प्रकार के खंडित, अखंडित भी होते हैं। अखंडित, खंडित का मतलब खंडों में क्या भाग होते हैं, और दूसरा क्या अखंडित, जो बिल्कुल एक ही बना होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई खंड नहीं होता। तो ये क्या है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, गोल भी हैं, चपटे भी हैं। तो मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट बनता है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कृमि के सबसे अधिक कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो जितने भी कृमि है ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या है, लगभग 99% क्या है, कभी भी कृमि से रिलेटेड प्रभावित अंग की बात करें तो वो क्या है, आंत है। 1-2 है जो डिसीज मैंने बताया, जैसे एथलीट फुट है, सॉरी जो हाथी पाँव, फील पाँव, एलिफेंटाइटिस वेफालेरेसिस बोल देते हैं उसको, क्या है, उसके जो अंग है वो लसिका ग्रंथि या फिर उसके हाथी पाँव वाला रोग, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो मोस्टली जो क्या है, लगभग क्या है, आंत पे क्या इफेक्ट डाल लेंगे। उसके बाद अगर बात करें हम आंत की बात करें तो आंत से भी कहीं कहीं बार क्वेश्चन बन जाता है। आंत से क्वेश्चन क्या बनता है, तो जो हमारी आंत होती है, मैं एक बार थोड़ा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। देखो जो हमारी आंत होती है शरीर के अंदर, इस प्रकार की आंत होती है।
देखो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन है, बाकी आंत के बारे में अच्छे से डिस्कस हम जब आंत के अंग के बारे में डिस्कस करेंगे उसमें अच्छे से समझाया जाएगा। उसके बाद देखो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो वो क्वेश्चन किस प्रकार का आता है हम यहाँ पे हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो जो ये रेड कलर की बनाई है ये क्या हमारी बड़ी आंत है, और जो ब्लू कलर की बनाई है वो अंदर अंदर वाली है जो ये क्या हमारी छोटी आंत है। पर यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, लंबाई के अनुसार सबसे बड़ी आंत कौन सी है? तो लंबाई के अनुसार जो हमारी छोटी आंत है, कौन सी? छोटी आंत। छोटी आंत है वो क्या है? सबसे बड़ी है, लगभग 9 मीटर के आसपास, 9.5 या 9 मीटर के आसपास क्या होती है इसकी लंबाई होती है। छोटी इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये चौड़ाई में क्या होती है? पतली होती है। और जो हमारी ये बड़ी आंत होती है मोटाई के कारण क्या है? सबसे बड़ी आंत बोला जाता है। तो ये कौन सी है? बड़ी आंत है। ध्यान रखिए लंबाई के अनुसार क्या है? छोटी आंत लंबी होती है। अब देखो यहाँ से दो क्वेश्चन तो ये बन गए। उसके बाद अगर बात करें जो हमारी छोटी आंत है, छोटी आंत के 3 पार्ट हैं, 3 भाग बनते हैं। कौन कौन से? एक तो ड्यूडेनम, जिसको ग्रहणी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रहणी। याद रखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद जेजेनम, जिसको अगर सुदांतर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? अगर सुदांतर। उसके बाद इलियम। क्या है? इलियम। देखो ग्रहणी और उसके बाद अगर सुदांतर और उसके बाद क्या है? ये इलियम। और इलियम जो हमारा ये क्या है? इलियम को क्या बोल देते हैं? शेषांतर बोल देते हैं। ये 3 क्या है? इसके छोटी आंत के पार्ट हैं। क्या है? शेषांतर। क्या है? शेषांतर बोल देते हैं। ये हमारे क्या है? छोटे आंत के क्या है? भाग हैं, और इनके अलग अलग क्या है? कार्य होती हैं। कोई पानी को शोषण करता है, कोई विटामिन है या कोई खनिज है, उनके अलग अलग आंतों का अलग अलग कार्य है। उनके जो पार्ट हैं उनके अलग अलग क्या पार्ट हैं। और इसमें आंतों के अंदर ना क्या है? झाड़ी नुमा फिंगर, उंगली नुमा क्या होती हैं? ऐसी संरचनाएं बनी होती है। वो क्या करती हैं? जो भी भोजन डाइजेस्ट होकर आता है उनमें से क्या वो शोषण कर लेती हैं। तो इसके अलग से हम क्या करेंगे? अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप अभी ये क्या है? आप ये नाम नोट करिए ताकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। पूछ लेंगे क्वेश्चन है कि जेजन इलियम ड्यूडेनम निम्न में से बताइए कौन सी किसके पार्ट हैं? लीवर के, आंत के, छोटी आंत के, बड़ी आंत के। तो आपने नोट रखना है किसके हैं? छोटी आंत के। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर बात करें बड़ी आंत के, तो बड़ी आंत के लगभग 4 पार्ट होते हैं। एक तो यहाँ से यहाँ तक का, एक यहाँ तक का, एक यहाँ तक का, एक यहाँ तक का। तो इसके जो पार्ट हैं, सबसे पहला जो पार्ट है उसको सीकम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सीकम। क्या बोल देते हैं? सीकम। दूसरे को बोल देते हैं कोलन, और तीसरे को बोल देते हैं रेक्टम, और चौथे को बोल देते हैं एनल कैनल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं? गुद्दा नलिका। गुद्दा नलिका मतलब जहाँ से मल निकलता है, गुद्दा नलिका। ये याद रखिए, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको बोल देते हैं रेक्टम को मलाशया। क्या बोल देते हैं? मलाशया। और इसको क्या बोल देते हैं? वृदांतर। और इसको क्या बोलते हैं? सीकम बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? सीकम बोल देते हैं। ये क्या है? इसके पार्ट है किसके? बड़ी आंत के। बड़ी आंत चौड़ाई के कारण बड़ी आंत होती है, वो लंबाई में क्या होती है? छोटी होती है। अब देखो जो हमारा ये वृदांतर है, इसके भी आगे क्या है? 4 पार्ट हैं। एक होता है असेंडिंग, एक होता है डिसेंडिंग, एक होता है ट्रांसवर्स, और एक असेंडिंग है जिसको आरोही बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है हमारा अवरोही। असेंडिंग को आरोही बोल देते हैं, डिसेंडिंग को अवरोही बोल देते हैं। एक होता है ट्रांसवर्स और एक होता है सिग्मोइड। सिग्मोइड किस कारक होता है? एस कारक होता है। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंत से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो लंबाई के अनुसार जो बड़ी होती है वो छोटी आंत होती है, और जो बड़ी आंत होती है वो मोटाई के कारण बड़ी होती है। इनके पार्ट हैं, ये आप नोट कर लिए। यहाँ से लगभग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पूछ लेंगे रेक्टम बताओ निम्न में से किसका अंग है? लीवर का, लंग्स का, या फिर स्मॉल इंस्टेटाइन, या फिर लार्ज इंस्टेटाइन। तो किसका है फिर? ये लार्ज इंस्टेटाइन का है। ऐसे क्वेश्चन घुमा। अगर इसमें से ये पूछ ले ट्रांसवर्स, असेंडिंग, डिसेंडिंग, सिग्मोइड किसके पार्ट है, तो फिर वो आपने देखना है बड़ी आंत में किसके हैं? कोलन के, वृदांतर के हैं। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या है?
अगला क्वेश्चन देखिए कि कृमि जनित रोगों की रोकथाम के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है। तो देखो भाई, इन रोगों से बचना है तो हमने अपने आप में क्या करना पड़ेगा, स्वच्छ जल और भोजन का क्या करना पड़ेगा, उपयोग करेंगे। अगर हम स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ वातावरण में रहेंगे, स्वस्थ कपड़े पहनेंगे तो क्या है, जितने भी संक्रमण रोग हैं उनसे क्या है, लगभग 90% क्या होगा, बचाव होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कृमि का पोषण किस प्रकार का होता है। तो वो किस प्रकार का होता है, परपोषी होता है। ये मैंने लगभग सभी में बताया था। ऑटोट्रोफ और हेटेरोट्रोफी का मतलब क्या है, सबपोषी, विषमपोषी, परपोषी मतलब क्या है, जो सबपोषी होते हैं वो भोजन अपने आप बनाते हैं। जैसे पेड़ पौधे या प्रकाश संश्लेषण के जरिए क्या है, अपना भोजन खुद बना लेते हैं, वो सबपोषी होते हैं। विषम या जो हमारे परपोषी हैं, विषमपोषी हैं, हेटेरोट्रोफिक बोल देते हैं, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाती, ये दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो कृमि क्या है, ये अपना खुद भोजन नहीं बनाती है, दूसरे के शरीर में जाके वहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते रहते हैं, वहाँ से इनको पोषण मिलता रहता है। तो कैसे है, हेटेरोट्रोफिक है। इससे रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसके भी हमने क्या है, प्रोटोजोआ से रिलेटेड जब हमने डिस्कस की थी उसमें अच्छे से ये इसके बारे में डिस्कस किया था, कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद किसान के लिए केंचुआ अर्थवॉर्म को मित्र क्यों कहा जाता है। देखो, फ्रेंड, फार्मर फ्रेंड भी बोल देते हैं और किसान मित्र भी बोल देती हैं। क्या होता है केंचुआ, केंचुआ भी किस प्रकार का होता है, लंबा होता है और गोल आकृति का, जैसे कि बिल्कुल गोल आकृति का लंबा होता है, ठीक है, चपटे आकार का। उसके बाद ये क्या, केंचुआ को मित्र क्यों कहा जाता है किसान का, फसल को मतलब क्या है, उसकी जो मिट्टी होती है, मिट्टी में उर्वरता शक्ति को बढ़ा देता है, उपजाऊ मिट्टी बनाता है, इसलिए किसान का मित्र बना। अब देखो जैसे हम क्या है, इसके अंदर मिट्टी के अंदर हम बहुत सारी क्या है, कीटनाशक दवाइयाँ डालते हैं। तो उस दवाई को ये तो नहीं पता कि भी ये किसान का मित्र है, इसको बचाएगा और बाकी को क्या करे, मारेगा। वो तो दोनों को मारता जाएगा। इस कारण क्या है, बहुत सारा क्या है, जो केंचुए किसान मित्र है वो सारे क्या है, लगभग मर चुके हैं। अगर इससे क्या है, किसान मित्र जो हमारा केंचुआ है, केंचुआ का अर्थवॉर्म बोल देते हैं, ये क्या है, इससे वर्मी कंपोस्ट खाद भी बनाई जाती है। कौन सी, वर्मी कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट। याद रखना, केंचुए से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाई जाती है और वो खाद जब मिट्टी में मिलाती हैं तो क्या, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है, जिससे कि फसल की अच्छी पैदावार होती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है और यही क्या है, इसलिए इसको किसान का क्या बोलते हैं, मित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मित्र बोल देते हैं। अगर बात करें हानि की, तो कुछ कृमि ऐसे होते हैं जो पेड़ की जड़ों में बैठकर उनकी जड़ों को नष्ट कर देते हैं और जड़ों से क्या है, पानी का और अन्य खनिज तत्व का क्या करते हैं, वो प्राप्त करते हैं, जिससे कि अपना भोजन बनाते हैं। जब उनकी जड़ें नष्ट होगी तो इसका मतलब वो पेड़ पौधे की जो पैदावार है वो क्या होगी, रुक जाएगी, या उसकी ग्रोथ है वो बढ़ेगी नहीं और बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। वो क्या, कुछ कृमि होती हैं, बट सबसे बेस्ट किसान के लिए क्या है, किसान मित्र केंचुआ है, जो क्या है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाता है और फसल की अच्छी पैदावार होती है। मानव शरीर में कृमि संक्रमणों का प्रमुख हानिकारक प्रभाव क्या है। मानव शरीर के अंदर देखो भाई, जो हमारी आंत होती है, मैंने आंत को बिल्कुल डिटेल में बताया अभी, तो आंत के अंदर ये चिपक जाएंगे और जैसे जानवर है, पशु है या मानव है, उनकी आंतों में जाकर चिपकेंगे। चिपने से क्या है, ये अन्य शरीर में जाएंगे और वहाँ पे क्या, खून चूसेंगे। चिपक कर क्या करते रहते हैं, खून चूसते रहते हैं। जैसे खून की कमी होगी, एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा, एनीमिया रोग। खून की कमी को एनीमिया बोल देते हैं। तो ये क्या है, मोस्टली जो आंतें होती हैं वो खून को चूसते हैं। मोस्टली आंतों में जो कृमि है वो खून को चूसते रहते हैं। और आंत के अलावा जो और हमारे जो स्किन है, चमड़ी है, उसमें से भी क्या है, त्वचा है, उसमें उसके ज़रिए भी क्या है, ये बहुत सारे खून चूसते रहते हैं। जैसे पानी के अंदर कभी आपने देखा, जो जोक होती है, जोक भी क्या है, जैसे हमारी भैंस वगैरह जैसे हम इधर उधर लेके जाते हैं तो वो क्या है, वहाँ पे चिपक जाते हैं, चिपकने से वो खून चूसते रहते हैं ना। तो वो भी क्या है, कृमि का प्रकार है। तो आंत में कृमि होने पर कौन सा लक्षण दिखाई देगा भाई। जैसे आंत में वो कृमि जाएगा, आंत में कृमि जाएगा तो सबसे पहले खून की भी कमी होगी। एक तो ये, और खून की कमी के अलावा क्या, कमजोरी आएगी। कमजोरी से ना उसको क्या लगेगी, भूख नहीं लगेगी। अब खून की कमी आता तो वो भी ऑप्शन ठीक था। अब इसके अलावा भूख कम लगना और साथ साथ कमजोरी राइट ऑप्शन बन जाता है हमारा। उसके बाद
वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण किस जीवा मैंने अभी बताया था, अर्थवॉर्म केंचुए के द्वारा क्या है वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण। ऐसे क्वेश्चन है, चाहे आपका एसएससी का हो या किसी स्टेट लेवल का एग्जाम हो या फिर हमारा रेलवे का एग्जाम है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये जैसे प्रैक्टिस करेंगे, और मैं तो बिल्कुल आपको इस ढंग से करवा रहा हूँ कि सबसे पहले कोई टॉपिक है उसके बारे में अच्छे से डिटेल में करेंगे। जैसे डिसीज है, डिसीज प्रोटोजोआ से या कृमि है तो उसके बारे में, कृमि के बारे में अच्छे से जानेंगे। उसके बाद कृमि से कौन कौन से रोग होते हैं उनकी डिटेल में जानेंगे। उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन करने का फ़ायदा है, तो ताकि हमें क्या है बहुत ज़्यादा क्या है इसके बारे में नॉलेज होगी, तब ताकि हमें क्या है किसी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या है हम भूलेंगे नहीं। अगर डायरेक्ट हम क्या एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो क्या बड़ा इसमें से घुमा फिरा के दे दे, फिर वो समझ में नहीं आएगा। अगर हम एक बार अच्छे से टॉपिक को क्लियर कर लें, उसके बाद जब किसी टाइप से कैसे भी घुमा फिरा कर एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन को दे दे तो बिल्कुल क्या हमारा गलत नहीं होगा, अच्छे से हम उसको आंसर दे पाएंगे। हाथी पाँव रोग का अन्य नाम क्या है? देखो, हाथी पाँव को फील पाँव भी बोल देते हैं, एलिफेंटाइटिस भी बोल देते हैं, और फाइलेरिया एसिस बोल देते हैं। फाइलेरियासिस देखो, फाइलेरियासिस, एलिफेंटाइटिस और फील पाँव, फाइलेरिया किसके? हाथी पाँव का ही रोग है। तो हमारा क्या है ये राइट ऑप्शन बनता है। देखो, जो एलिफेंटाइटिस है इसको फाइलेरियासिस है, या इसको फील पाँव, या इसको हाथी पाँव भी बोल देते हैं। हाथी पाँव क्यों बोल देते हैं? जब ये कृमि चला जाता है किसके माध्यम से जाता है? देखो, इसका माध्यम मोस्टली तो मैंने बताया था जल और पानी। जो इसका हाथी पाँव का जो कारक है वो किसके माध्यम से जाता है? कूलेक्स मच्छर, कूलेक्स मच्छर होता है, कूलेक्स मच्छर इसके ये माध्यम होता है। इसके साथ क्या है ये कृमि जाएगा और कृमि त्वचा में जाएगा। त्वचा में जाने के बाद क्या है हाथ और पैर और जननांगों में क्या है सूजन आएगी, स्वेलिंग आएगी, और मोस्टली लक्षण दिखाई देंगे पैर पर। पैर क्या है बिल्कुल मोटा चौड़ा, मैंने क्लास में दिखाया तो उसकी पिक भी दिखाई थी अच्छे से। जो उसका पैर है वो क्या हाथी जैसा बिल्कुल स्वेलिंग में सूज जाएगा, और सेम हाथी जैसा पैर हो जाएगा। बहुत क्या है उसकी चौड़ाई में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आएगी, इसलिए इसको हाथी पाँव बोलते हैं, हाथी पाँव जैसा। उसके बाद माध्यम बताया था मैंने, कूलेक्स और मानसोनिया नाम के मच्छर हैं। ये दोनों मच्छर हैं, वो उसकी वजह से क्या ये रोग फैलता है। उसके बाद फेफड़े और हृदय है। या एलिफेंटल रोग में मुख्य रूप से कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो देखो कौन से होते हैं अंग की बात करें, हाथ पैर, जननांग और लसिका ग्रंथि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ कृमि आंत में इफेक्ट डालते हैं, तो हाथी पाँव के जो एलिफेंटाइटिस डिसीज है उसमें जो लसिका ग्रंथि होती है उस पर ज़्यादा प्रभाव डलेगा। जैसे ही लसिका ग्रंथि पर प्रभाव डलेगा तो त्वचा पे भी डलेगा, और साथ साथ फिर क्या है हमारी लसिका ग्रंथि से प्रभाव डलने पर हमारी त्वचा में हाथ पैर पे क्या स्वेलिंग आएगी, सूजन आएगी। लसिका ग्रंथि याद रखना, त्वचा, और लक्षण में क्या है हाथ पैर में सूजन आएगी। ठीक है, लक्षण की बात करें तो हाथ पैर में सूजन आएगी। प्रभावित अंग की बात करें तो त्वचा के साथ लसिका ग्रंथि, और साथ साथ क्या हाथ पैर। वो बाद में जब लसिका ग्रंथि में प्रभाव पूर्ण रूप से हो जाएगा तो उसके बाद हमारे हाथ पैरों में भी क्या प्रभाव दिखने को मिलेगा। अब एलिफेंटाइटिस रोग किसके कारण होता है? वो कृमि के कारण होता है। विचेरिया बैंक्रोफ्टी नाम के क्या है कृमि होता है। उसके बाद किसके माध्यम से? मैंने बताया था मच्छर, कूलेक्स और मेनसोनिया नाम का क्या है मच्छर होता है। वो क्या है इस कृमि को ले जाने के लिए सहायक होता है, सक्षम होता है, या वाहक रूप में क्या ये काम करता है। वाहक किसको बोल देते हैं? जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाए। तो हमारा क्या ये राइट ऑप्शन बनता है। उसके बाद फाइलेरिया रोग प्रमुख लक्षण क्या है? तो हाथ पैर शरीर के अंगों में अत्यधिक सूजन आएगी, मैंने अभी आपको बताया है। उसके बाद ड्रैकनकुलियासिस, इस रोग को क्या है नारू रोग, नारुआ रोग या फिर बालो रोग बोल देते हैं। इस रोग के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। अगर आपके माता पिता या आपके जो बुजुर्ग दादा दादी जी हैं उनसे पूछ के देखिए, उनको पूछोगे नारू रोग या नारुआ रोग या फिर बालो रोग को जानते हैं तो वो अपने आप बता देंगे कि ये रोग कैसा है। ये रोग के बारे में हम डिस्कस करेंगे हल्की सी, मैंने आपको क्लास में भी बताया था। तो देखो ये जो ड्रैकनकुलियासिस है ये किसका? ड्रैकनकुलिस मेडिनेसिस नाम के जो कृमि है उससे ये रोग फैलता है। अब देखो इसको
लगभग इस रोग के बारे में हम डिस्कस करें तो ये रोग कैसा है, जैसे ये कृमि शरीर में जाएगा, जाने के बाद हाथ पैरों पे क्या है, हल्की सी फुंसियाँ निकलेंगी, फोड़े निकलेंगे, फफोले निकलेंगे, निकलने बाद फूटने से क्या हल्का सा कृमि बाहर आएगा, वाइट सा। उस कृमि को क्या है, इसका इलाज के लिए तो एल्बेंडाजोल वगैरह जो कृमिनाशक दवाइयाँ वो खाएं, बट इसका जो पूर्ण रूप से इलाज है, जो वो कृमि होगा धागे नुमा दिखाई देगा, उस धागे नुमे को कृमि को निकालना पड़ता है धीरे धीरे। डॉक्टर क्या करेंगे, उसको क्या निकालते थे, बिल्कुल आराम से निकालते थे, और निकालते टाइम अगर वो टूट जाता था बीच में, आधा निकला आधा नहीं निकला, तो उस व्यक्ति को जिसको ये रोग है, असहनीय दर्द होता है, वो सहन नहीं कर पाता दर्द, तो डॉक्टर क्या उसको आराम से निकालते थे। और उसके बाद बात करते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नारो रोग का संक्रमण किसके माध्यम से होता है, तो वो दूषित जल। ये दूषित जल देखो भाई, अब इसके बारे में और थोड़ी डिस्कस करेंगे। दूषित जल, जैसे पहले बारिश का पानी कहीं से इकट्ठा हो जाता था, उसमें क्या है कुछ ये ड्रैकनकुलिस मैंडिनेसिस नाम के जो कृमि है वो इसके अंदर मिक्स हो जाते थे, तो क्या है दूषित जल साइक्लोप्स नाम जलीय जीव के साथ क्या है ये रोग पैदा होता है, तो दूषित जल। उसके बाद इसके बारे में हम थोड़ी सी और डिस्कस करें तो इस जल में क्या है, ये धीरे धीरे जो कृमि है इनका लार्वा बनता है, क्योंकि ये क्या अंडे देते हैं, अंडे के रूप में क्या फिर ये लार्वा से क्या है ये बहुत सारे जीव बनते हैं। तो इसमें इसके इलाज के लिए मोस्टली क्या बोरवेल की मछलियाँ छोड़ी जाती हैं। बोरवेल की मछलियाँ कैसी होती हैं, जिनके आगे बाड़ होती हैं मछलियों के, वो इस लार्वा क्या कर देती है, खा जाती हैं। खाने से क्या ये कृमि तुरंत नष्ट हो जाएंगे, कृमि देखने को मिलेगा, ये इलाज भी देखने को नहीं मिलेगा। और WHO जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन बोल देते हैं, इन्होंने क्या किया था 2000 में, सन 2000 रोग क्या समाप्त कर दिया था, मतलब समाप्त, ये रोग समाप्त घोषित कर दिया था कि अब ये रोग देखने को नहीं मिला। किसने, WHO ने, कब 2000 में। बट 2006 में राजस्थान में भी ये केस देखने को मिला था, उसके बाद नहीं मिला था। ठीक है, डूंगर वेन, पता नहीं डूंगर कुछ ऐसा राजस्थान में जिला है, उसके अंदर ही देखने को मिला था। और उसके बाद प्रमुख लक्षण क्या है, पैरों की त्वचा पर लंबा फफोला और तीव्र जलन, और साथ क्या धागे नुमा संरचना के कीड़े निकलेंगे, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ड्रैकनकुलिस नारू रोग में मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ड्रैकनकुलिस में पैर की त्वचा व निचला भाग, पैर पे क्या धागे नुमा संरचना के क्या कृमि निकलते रहेंगे, तो ज़्यादा क्या है इफेक्टेड पैर है। उसके बाद नारू रोग की रोकथाम के लिए प्रभावी कौन सा है, तो भी क्या होगा, तो स्वच्छ पानी पियो या फिर छान के पियो, जिससे कीड़े क्या छानेंगे तो कीड़े क्या है फिल्टर होगा ना, पानी फिल्टर होगा तो कीड़े ऊपर ही रह जाएंगे और पानी स्वच्छ नीचे चला जाएगा। या फिर कोशिश करो अगर पानी ज़्यादा गंदा है तो उबाल के पियो, ताकि उबालने से क्या है कुछ बैक्टीरिया या कुछ भी सूक्ष्म जीव है वो मर जाएंगे, उसके बाद क्या वो पानी पीने लायक ठंडा करके पी सकते हैं। हुक वर्म, जिसको एंसिलोस्टोमाइसिस जो रोग है संक्रमण किस परजीवी के कारण होता है, तो एंसिलोस्टोमा क्लोडेनल या फिर नेक्टर अमेरिकनस, ये क्या है दो कृमि है जिसकी वजह से क्या एंसिलोस्टोमाइसिस नाम की डिसीज होती है। कौन कौन सा, एंसिलोस्टोमा ड्यूडेनल, ये उसके बाद नेक्टर अमेरिकनस, ये दो कृमि की वजह से क्या ये रोग होता है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हुकवर्म शरीर में किस मार्ग में प्रवेश करता है, तो वो देखो जो हमारे जलीय तट होते हैं उस तट पे अगर मिट्टी पे पैदल चलेंगे तो वो जो लार्वा होता है पानी में, मैंने आपको बताया था जो लार्वा है 5 चरण में क्या है ये कृमि बनता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। जो पहला होता है वो लार्वा हल्का सा, जैसे वो लार्वा अभी बना है, उसके बाद वो दूसरा चरण होता है हल्का सा लार्वा क्या विकसित हुआ, तीसरा चरण पूर्ण रूप से लार्वा जो संक्रमण फैलाने में क्या होता है संपूर्ण योग्य होता है, सक्षम होता है, तीसरा चरण का लार्वा। उसके बाद वो लार्वा धीरे धीरे क्या जीव बनना शुरू होगा चौथे चरण में। चौथे से 5वें चरण में जब वो आएगा 5वीं अवस्था में आएगा तो वो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है वयस्क जीव बन जाता है। तो तीसरा चरण का पूछ लेते हैं, तो तीसरा चरण का जो लार्वा होता है वो संक्रमण रोग फैलाने में क्या होता है सक्षम होता है। तो मिट्टी पे नंगे पैर चलेंगे तो ये लार्वा चिपक जाएगा तीसरे चरण वाला, जिससे क्या रोग हो जाएगा, क्या होगा रोग होगा।
उसके बाद हुक वर्म मुख्य रूप से कौन सा नुकसान होता है, देखो भाई जैसे वो कृमि शरीर के अंदर जाएगा और कृमि का काम क्या, मोस्टली खून चूसना, तो क्या होगी, खून की कमी होगी, एनीमिया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुक वर्म एंसिलोमाइसिस रोग कृमि शरीर के इस अंग में रहकर खून चूसते हैं, तो वो कौन सी आंत है, स्मॉल इंस्टाटाइन है। कौन सी आंत है, स्मॉल इंस्टाटाइन। और ये लंबाई में क्या है, बहुत बड़ी होती है, 9 मीटर के आसपास। उसके बाद मैंने इसके पार्ट भी बताए हैं, अच्छे से याद नोट रखना आप। टीनियासिस जिसको टेप वर्म इन्फेक्शन बोल देते हैं, मुख्य कारक कौन सा है, ये टीनियासिस, एक तो टीनिया सोलियम, एक टीनिया सैजिनेटा, ये 2 प्रकार के क्या है, कारक हैं, कृमि है, जिसकी वजह से क्या है, टेप वर्म इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको टीनिया बोल देते हैं, टीनियासिस बोल देते हैं, और टीनियता भी बोल देते हैं, ये इसके अन्य नाम है। ये देखो जो ये होता है, ये गाय के मांस में पाया जाता है, और ये होता है जो सूअर के मांस में, किसके, सूअर के मांस में। और गाय के मांस को क्या बोलते हैं, बीफ बोलते हैं, सूअर के मांस को पोर्क बोल देते हैं ना। ये आपने क्या है याद रखना, डायरेक्ट एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद जो ये होता है ना टीनिया सोलियम, ये सूअर के मांस में होता है। अगर सूअर के अंदर ये बीमारी फैल जाए तो जो ये टीनिया सोलियम है, ये जो कृमि है, ये शरीर के अंदर लगभग 25 से 30 फुट लंबा बन जाता है, और उनकी आंत में ही रहकर क्या है, ये पोषण करते रहते हैं। और जैसे ये छोटे छोटे भी होते हैं, हल्के हल्के छोटे भी होते हैं, इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा बन जाती है। जैसे ही सोलियम और जो टीनिया है, ये भी 30 से 35 फुट की लंबाई के क्या होते हैं, गाय के अंदर। अगर गाय में रोग हो तो ये कौन सा रोग, टेप वर्म इन्फेक्शन है, तो इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, और जो आंतें होती हैं सूअर की, गाय की, उनकी आंतों में रहकर अपना पोषण करते रहते हैं। बट व्यक्ति में संक्रमण कैसे होगा, जैसे ही ये गाय का या सूअर का कच्चा मांस या अध पका मांस, मतलब पूर्ण रूप से पका नहीं है, या फिर कच्चा मांस खा लेते हैं, खाने से ये साथ साथ क्या है, जो कृमि है, ये भी बॉडी के अंदर चले जाएंगे, और फिर क्या है, वो व्यक्ति को रोग हो जाता है। तो ये ध्यान रखना आपने, ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं, टीनिया सोलियम, टीनिया सैजिनेटा। टेप वर्म संक्रमण का मुख्य रूप से किस कारण होता है, तो वो अध पका, मैंने अभी बताया था, गाय का या सूअर का मांस खाने से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीनिया परजीवी शरीर किस अंग में, तो वो किस अंग में, छोटी आंत में क्या है, ये इन्फेक्शन या रोग बढ़ाते हैं। उसके बाद टेप वर्म में जो रोग का प्रमुख लक्षण है, वो लक्षण क्या होगा, देखो भाई जैसी आंत में रहेगा तो पेट दर्द होगा, पेट दर्द होगा, वजन भी कम होगा, भूख भी नहीं लगेगी, और कमजोरी होगी, तो खून चूसेगा तो कमजोरी ऑटोमेटिक होगी, ठीक है। उसके बाद एस्केरियासिस जिसको राउंड वॉर्म बोल देते हैं, रोग का कारक है। जो राउंड वॉर्म है, टेप वॉर्म है, ये मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको क्लास में, लास्ट क्लास में समझाया, वो क्लास जरूर देखिए, ताकि आपको कृमि के बारे में अच्छे से नॉलेज मिले। और जितने भी संक्रमण रोग है, चाहे वह बैक्टीरिया है, वायरस है, कवक है, प्रोटोजोआ है और कृमि है, ये 5 प्रकार के संक्रमण रोग, जिसको कम्युनिकेबल डिसीज बोल देते हैं, इन्फेक्टिव डिसीज बोलते हैं, संचारी रोग बोल देते हैं, संक्रामक रोग बोल देते हैं, संक्रमण रोग बोल देते हैं, ये सारे क्या है, हमारा जो मानव रोग है, मानव रोग का पहला टाइप है संक्रमण रोग, उसके ये 5 प्रकार से रोग फैलती हैं। तो हमने सबसे पहले डिस्कस की बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक, इनके बारे में कि क्या है, कैसे खोज हुई, क्या अध्ययन है, कैसे पोषण करते हैं, बिल्कुल डिटेल में। उसके बाद इनसे कौन कौन से रोग होते हैं, उनकी डिटेल। उसके बाद हर एक प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया, कवक, इनके एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस की एग्जाम में कैसी आती हैं। तो जितने भी डिसीज रिलेटेड हैं, जितने भी हमने किए हैं, वो क्लास हमने प्लेलिस्ट में बनाई हुई है, वहाँ से आप एक एक क्लास को देख सकते हैं। उसके बाद एस्केरियासिस राउंडवॉर्म रोग का कारक कौन सा कृमि है, तो वो एस्केरियासिस नाम आ गया, तो ये क्या है हमारा, एस्केरियासिस लुम्ब्रिकोइडिस नाम का क्या है, कृमि, ये रोग फैलाता है। ये रोग संक्रमण शरीर में किसके माध्यम से फैलेगा, दूषित, मैंने बताया दूषित भोजन या दूषित पानी होगा मोस्टली ज़्यादा, ठीक है। एक सिर्फ वही है जो हमारा एलिफेंटाइटिस है, जिसकी वजह से जो हमारा कुलस या फिर मैनसोनिया नाम का मच्छर है, वो रोग फैलाता है। बाकी क्या है, दूषित भोजन, दूषित पानी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्केरियासिस लुम्ब्रिकोइडिस मुख्य रूप से शरीर के किस अंग में जाता है, तो वो स्मॉल आंत, छोटी आंत, ये भी मैंने आपको अच्छे से बताया था। उसके बाद देखो एस्केरियासिस का प्रमुख लक्षण कौन सा है, भूख कम लगेगा, पेट दर्द होगा, खून की कमी होगी। ये आप ध्यान रखना, पेट फूलेगा, एक तो भूख कम लगेगी, ऑप्शन राइट होगा आपके, खून की कमी होगी, एनीमिया होगा, ये भी राइट है, और साथ साथ क्या है, पेट दर्द होगा।
ये कहीं मिले तो ऑप्शन आपका क्या है, राइट होगा। उसके बाद एंटेरोबायोसिस, जिसको पिनवर्म या सीटवर्म इन्फेक्शन बोल देते हैं, ये ध्यान रखना है। एंटेरोबायोसिस जो रोग होता है इसको पिनवर्म या सीटवर्म नाम बोलते हैं, मतलब पिनवर्म से होने वाला और सीटवर्म से, कृमि से होने वाला, इनको डायरेक्ट भी नाम यही दे रखा है। तो वो कौन सा कृमि है, तो वो रखना एंटेरोबायोसिस वर्मिकुलियोसिस से क्या है, ये रोग होता है। एंटेरोबायोसिस का अन्य नाम क्या है, पिनवर्म और सीटवर्म, ये भी क्या है, कृमि है। और इनका क्या है, कारक कौन सा कृमि की वजह से, तो एंटेरोबियस वर्मिकुलियोसिस नाम की कृमि से क्या ये रोग होता है। उसके बाद पिनवर्म संक्रमण में शरीर में किस प्रकार का फैलता है, तो देखो भाई, दूषित हाथ अच्छे से साफ नहीं होंगे, नाखूनों से अंडे वगैरह को ऐसे खाएंगे, या दूषित से मतलब पूर्ण रूप से दूषित भोजन खाना, और साथ साथ नाखूनों से अंडे मुंह में जाना, इसकी वजह से क्या है, ये रोग तेजी से फैलता है। एंटेरोबायोसिस जो सीटवर्म इन्फेक्शन का प्रमुख लक्षण क्या है, तो जो हमारा जो व्यक्ति इस रोग से ग्रस्त है, तो गुद्दा के आसपास क्या होगी, तेजी से खुजली होगी और रात को होगी। जो एनल है, जो गुद्दा नली क्या है, जो मल द्वार है, गुद्दा है, वहाँ पे क्या बहुत तेजी से क्या होगी, खुजली होगी, खारिश होगी। तो वो किसकी वजह से होती है, इसी की वजह से, सीटवर्म या फिर पिनवर्म। मोस्टली ज़्यादा तेज़ी से खुजली करने वाला क्या होता है, पिनवर्म होता है, ठीक है। और ये जो पिनवर्म है, इसी की वजह से छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल नवजात बच्चे होते हैं, 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल का, तो वो मिट्टी वगैरह में खेलता है, किसी न किसी माध्यम से वो बच्चे की बॉडी में चला जाता है, तो उसको भी क्या है, बहुत तेज़ी से चुनचुनाहट होती है। आम भाषा में बोल देते हैं कि बच्चे को चूरने हो गए, है ना। तो वो क्या है, पिनवर्म की वजह से ही होता है। तो इसके लिए क्या है, खासकर कृमिनाशक दवाइयाँ का यूज़ कीजिए, ताकि ये कृमि नष्ट होकर बाहर निकल जाए। पिनवर्म क्या है, फेफड़े, बड़ी आंत, हृदय, तो बड़ी आंत में क्या है, जो हमारा रेक्टम होता है, मलाशय द्वार होता है। एनल और रेक्टम का जो हल्का सा हिस्सा होता है, मैंने अभी बताया था, उसमें क्या है, ये तेजी से यहाँ पे रहते हैं, क्या है, रहते हैं। और क्या है, जो गुद्दा होता है, वहाँ पे क्या है, खुजली करते हैं। ट्राइकोसेफेलस पिनवर्म किस कृमि के कारण होता है, तो वो ट्राइकोरियस टैकुरा के नाम से क्या है, ये रोग होता है, ट्राइकोरियस टैकुरा। उसके बाद पिनवर्म संक्रमण शरीर में किसके माध्यम से होता है, तो वही दूषित भोजन और पानी से अंडे निगलने से क्या है, ये रोग हो जाता है, दूषित पानी और अंडे निगलने से। ट्राइकोसेफेलस कृमि रोग शरीर के किस अंग में रहते हैं, जो ट्राइकोसेफेलस रोग में कृमि है, जो कृमि है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो बड़ी आंत में पाए जाते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या है, पहले ये बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता था, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए की बात करें तो राइबोन्यूक्लिक एसिड, उसमें डीऑक्सी काट दिया जाता है। अब डीएनए की खोज किसने की थी, फ्रेडरिच मेस्टर ने की थी। किसने की थी, इन्होंने सबसे पहले डीएनए को देखा था। उसके बाद डबल हेलिक्स संरचना किसने देखी थी, वो वाटसन क्रिक ने देखी थी। कैसे देखी थी, वो चित्र लिया गया था एक्सरे रेज गुजारने के बाद, उसका चित्र के बाद उसका क्या व्याख्या अच्छे से क्या इसका वर्णन उसकी स्टडी करके एक्सप्लेन किया था। डीएनए का मुख्य रूप कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए मुख्य कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में। देखो मैंने बताया था डीएनए पे जीन होते हैं, डीएनए कहाँ होता है, क्रोमोजोम कहाँ होते हैं, केंद्रक में होते हैं, इसलिए क्या है, न्यूक्लियस। उसके बाद बात करते हैं डीएनए का कार्य क्या है। डीएनए का कार्य क्या है, जेनेटिक, जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं उनको संग्रह करके रखता है, स्टोर करके रखता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। तो उसके बाद हम बात करते हैं डीएनए कितनी स्ट्रैंड होती है। डीएनए की कितनी होती है, डबल स्ट्रैंड होती हैं। डीएनए कितनी स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड, जैसे ये है, ठीक है। तो ये क्या है, डबल स्ट्रैंड। और ये स्ट्रैंड किसकी बनी होती है, शुगर की, और किसकी बनी होती है, फॉस्फेट की। और बीच में जो क्या होती हैं, ज्वाइंट होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके नाइट्रोजन बेस होते हैं। और एक इसकी छोटी सी इकाई न्यूक्लियोटाइड होती है, जो शुगर, फॉस्फेट और प्लस नाइट्रोजन बेस से मिलके बनती है, वो एक यूनिट कहलाती है। क्लियर है। उसके बाद देखो ओजाकी फ्रैगमेंट कहाँ बनते हैं, तो मैंने बताया था जब भी वो रेप्लिकेशन फोर्क में डीएनए से डीएनए बनता है तो सबसे पहले वो अलग होते हैं। अलग होने से, जैसे ये डीएनए है, डीएनए में से एक और ये अलग, तो ये लीडिंग होगी या क्या होगी, लैजिंग होगी। अब देखो फ्रैगमेंट किस में बनेगा, लीडिंग, तो क्या इसके अपोजिट उसी दिशा में कंटिन्यू डीएनए बनाता जाएगा, 5 से 3,
और ये क्या है 5-3, ये भी 5 से 3 इस साइड, और ये इसकी अपोजिट दिशा में टुकड़ों में बनाएगा, तो हमेशा लैजिंग में बनेगा। अच्छे से मैंने आपको क्लास में करवा रखा है बिल्कुल डिटेल में। उसके बाद देखो रेप्लिकेशन फोरक का आकार कैसा होता है, वाई आकार का होता है। जैसे डीएनए ओपन होगा तो वो डीएनए जैसे ये ओपन होगा, ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे वाई आकार का क्या है। और इसको जो खोलता है वो कौन खोलता है, हेलिकेस इंजाइम खोलता है। इसको कौन खोलता है, इंजाइम। और जो लैजिंग में जो फ्रैगमेंट में टुकड़ों में डीएनए बनता है उनको जोड़ता है, तो वो कौन जोड़ता है, खोलने वाला भी इंजाइम होता है, हेलिकेस इंजाइम होता है। और वो डीएनए लिगेसी उसको क्या करता है, टुकड़ों को जोड़ता है। जो वो टुकड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ओकाज़की फ्रैगमेंट। क्लियर है। उसके बाद आरएनए का पूरा नाम बताइए। आरएनए का पूरा नाम क्या है, आरएनए का नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड किसकी संरचनात्मक इकाई है, न्यूक्लियोटाइड किसकी है, मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोटाइड जिसमें शुगर फास्फेट और क्या है साथ में, शुगर फास्फेट और क्या है नाइट्रोजन बेस। जब ये आपस में तीनों मिलते हैं, चाहे वो आरएनए चाहे आपका डीएनए, तो उसकी क्या है, ये इकाई है। क्लियर है। देखो न्यूक्लियोटाइड किन किन से मिलकर बना होता है, शुगर बेस में क्या होते हैं, ए टी जी सी, और एक क्या होती है यू। आरएनए में यू होता है तो इसमें क्या होता है, टी होता है, शुगर होता है और फॉस्फेट होता है। और हमेशा जो शुगर है, शुगर के फॉस्फेट हमेशा 5वें कार्बन से, और जो है हमेशा तीसरे कार्बन के होता है, मुक्त होता है। शुगर में 3-5, इसलिए 5 से 3 वाली हमें बोल देते हैं। ठीक है, ये अच्छे से मैंने आपको करवा रखा है। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड को कौन सा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दर्शाता है, तो नाइट्रोजन बेस। तो न्यूक्लियोटाइड में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को दर्शाता है वो क्या है, नाइट्रोजन बेस होते हैं। ये इनके पास कोड होते हैं, इनके पास जानकारी होती है। तो जो आपका ए टी जी सी होते हैं, इनके 3 कोड होते हैं। ए टी जी सी हो सकता है, टी जी सी हो सकता है, या सी जी टी, कुछ भी होते हैं। 3 जुड़ के कोई ना कोई एक वाक्य बनाएंगे, कोड बनाएंगे, और उन कोड को सिर्फ mRNA पहचान पाता है, mRNA आगे क्या कार्य करवाता है। क्लियर है। तो वो क्या होती है, इनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आरएनए किस शुगर से बना होता है, राइबोस से। अगर बात करें डीएनए किससे बना होता है, तो डीऑक्सी राइबोस से। तो इसका आंसर क्या है, ए राइट होगा। डीएनए की बात करें तो डीऑक्सी राइबो। उसके बाद आरएनए में थाइमिन की जगह कौन सा बेस होता है, तो वो कौन सा होता है, यूरिसिल होता है। आरएनए में थाइमिन की जगह, आरएनए में तो डीएनए किसमें होता है, थाइमिन, बट आरएनए में क्या होता है, यूरिसिल होता है, थाइमिन नहीं होता। क्लियर है। आरएनए कहाँ पाया जाता है, आरएनए देखो कहाँ पाया जाएगा, आरएनए होता है, मैंने बताया था केंद्रक। ठीक है, केंद्रक में क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। क्या बनेगा, राइबोसोमल आरएनए। जब ये राइबोसोमल आरएनए, तो वो किसको दे देगा, साइटोप्लाज्मा कोशिका द्रव्य को दे देगा। कोशिका द्रव्य क्या करेगा, राइबोसोम बनाएगा। क्या बनाएगा, राइबोसोम। और राइबोसोम क्या, फिर प्रोटीन बनाता है। ठीक है, क्या, प्रोटीन। तो ये क्या है, देखो साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस और राइबोसोम, तो क्या है, तीनों। क्लियर है। हमने बिल्कुल एक एक पॉइंट को बिल्कुल जीरो से और बिल्कुल डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करके हमने अच्छे से वहाँ पे किया है, करवाया है। क्लियर है। अगर वो आप एक बार क्लास देख लोगे तो शायद जितने भी आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चन है ये आसानी से आप डायरेक्ट देखकर आंसर देख सकते हैं। अब देखो mRNA का कार्य क्या है, डीएनए से मैसेज लाना। यह सीधी सी बात, डीएनए के पास कोई ना कोई जानकारी होती है, कोड होता है। उस कोड को क्या है, mRNA पहचानेगा, और वो जानकारी पहचान कर आगे उनको क्या करेगा, समझा देगा। तो जैसे मैंने बताया था डीएनए क्या एक बुक है, तो आरएनए का काम क्या है, उस बुक के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उनको समझेगा और आगे उनको आगे एक्सप्लेन करेगा, आपको ये है, उसके बारे में अनुवाद करेगा। क्लियर है। टीआरएनए का कार्य क्या है, अमीनो एसिड को कहाँ, राइबोसोम तक सही मात्रा में पहुंचा देना। आरएनए कहाँ पाया जाता है, राइबोसोम। क्लियर है। आरएनए कहाँ पाया जाएगा, राइबोसोम में। बताया था ना, साइटोप्लाज्मा से कहाँ, राइबोसोम में, राइबोसोम बनते हैं। ठीक है। तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, बिल्कुल होता है आरएनए। ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंड होता है, और ये आपके बेस होते हैं नाइट्रोजन, और ये जो आपकी स्ट्रैंड होती है शुगर फॉस्फेट से बनी होती है। अगर बात करें तो फिर डीएनए की, तो ये डीएनए है, डबल स्ट्रैंड। क्लियर है।
उसके बाद आरएनए किस एंजाइम द्वारा सिंथेसिस होता है, तो आरएनए पॉलीमर्स द्वारा। आरएनए किस एंजाइम द्वारा सिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है, तो वो क्या है, आरएनए पॉलीमर्स। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं डीएनए की संरचना कैसी होती है, तो वो कैसी होती है, हेलिकल होती है। मतलब जैसे डीएनए कैसे सीढ़ी होती है, जैसे इस प्रकार की होती है, पहले उसको डबल राइट हैंडेड क्या करते हैं, मोड़ा जाता है। तो ऐसे मोड़ा जाता है तो वो क्या, घुमावदार हेलिकल टाइप की क्या बन जाती है, शेप बन जाती है। और जितने आपके डीएनए हैं वो डीएनए चाहे आपका ए टाइप का हो या बी टाइप का हो या जेड टाइप का हो, जिसमें ए में कितने 11, बी में कितने 10 और उसमें जेड में कितने 12 बेस पेयर होते हैं, वो सारे कैसे होते हैं, डबल राइट हैंडेड क्या होते हैं, राइट हैंडेड डबल हेलिक्स होते हैं। डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वाइनिन और क्या, साइटोसिन। बट आरएनए की बात करें तो थाइमिन की जगह क्या हो जाएगा, यूरासिल हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं हम चारगॉफ का नियम किससे संबंधित है, बेस पेयरिंग से संबंधित है। किससे, बेस पेयरिंग संबंधित है। ए का जितनी मात्रा होगी वो टी की मात्रा होगी, और जितनी जे की मात्रा होगी वो किसकी होगी, सी की मात्रा होगी। ठीक है। अगर ये 10 ये क्या है, प्रोटीन बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। चारगॉफ ने बताया था, मान के चलो अगर 10% किसका होगा, एडेनाइन होगा, तो 10% ही थाइमिन की मात्रा होगी। जो भी प्रोटीन होंगे उनमें मात्रा कम ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है। और जितनी इसकी होगी इतनी क्या होगी, इसकी होगी। क्लियर है। और इन दोनों को क्या बोला जाता है, प्यूरिन बोला जाता है। और इन दोनों को क्या बोला जाता है, पायरिमिडिन बोला जाता है। क्या है, पायरिमिडिन। बट इसके अंदर टी की जगह अगर आरएनए की बात करें तो क्या होता है, यू। बट अगर पूछे क्वेश्चन के अंदर कि आपके जो पिरामिडिन है, पायरिमिडिन है, उसमें अगर डीएनए की बात करें, डीएनए में पिरामिडिन कितने होते हैं, तो फिर टीसी। अगर बात करें आरएनए तो फिर सीयू। अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि पिरामिडिन में कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं, तो फिर 3 होते हैं, TCU। और इसके अंदर प्यूरिन में हमेशा AG। क्लियर है। अब देखो, हमें ए हमेशा किससे जुड़ा होता है, टी से जुड़ा होता है। मैंने बताया था थाइमिन से जुड़ा होगा। जी हमेशा सी से जुड़ा होगा, साइटोसाइन से जुड़ा होगा। डीएनए किस दिशा में सिंथेसिस होता है, देखो बताया था ना, डीएनए जिस टाइम डीएनए बनेगा वो क्या हमेशा 5 से 3 की तरफ बनेगा। अच्छे से मैंने क्या 5-10 मिनट में इसको समझाया हुआ है। डीएनए से कौन सा प्रकार सबसे कॉमन माना जाता है, ये बी डीएनए। और वाटसन क्रिक ने इसी के बेस पे मॉडल का एक्सप्लेन किया था। ये उनका मॉडल था, इसके बी डीएनए के बेस के आधारित था, इस पे बी डीएनए पे आधारित था, जिनकी उन्होंने क्या की थी, व्याख्या की थी। और इसमें हमेशा कितने होते हैं, 10 नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं। और इनके जो माइनर ग्रुप होते हैं और माइनर मेजर ग्रुप होते हैं अच्छे से क्या है, दिखाई देते हैं। और ये मानव की कोशिकाओं में क्या है, मानव सेल के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर है। डीएनए रेप्लिकेशन में हेलिक्स एंजाइम का कार्य क्या है, ये हमेशा डीएनए को खोलता है। तो यहाँ पे जो डीएनए खुलेगा, ये जो है प्रोसेस है खुलेगा, वो कौन खोलता है, ये एंजाइम खोलता है, हेलिक्स एंजाइम। ठीक है। और जोड़ने वाला कौन हो, मैंने बताया था, वो डीएनए लिगेसी है। तो डीएनए को कौन खोलता है, हेलिक्स एंजाइम। और जहाँ से फिर डीएनए बनेगी रेप्लिकेशन फोर्स, उसके बारे में बात करें। देखो डीएनए रेप्लिकेशन में प्राइम्स का कार्य क्या है, प्राइमर बनना। प्राइम्स का कार्य क्या है, प्राइम्स का कार्य क्या है, प्राइमर बनेंगे। और प्राइमर से पॉलीमर, पॉलीमर से फिर क्या आगे डीएनए बनने का प्रोसेस होता है। देखो अब रेप्लिकेशन में लिगासी का काम क्या है, जो आपका लैजिंग है जिसमें अपोजिट दिशा में 5 से 3 अपोजिट रेप्लिकेशन 4 की अपोजिट दिशा में क्या है, डीएनए बनेगा, स्ट्रैंड बनेगी। और वो स्ट्रैंड क्या टुकड़ों में बनेगी। और उसमें जो प्राइमर्स होते हैं उनको बार बार जितने टुकड़े होंगे उतनी बार प्राइमर्स की जरूरत पड़ती है लैजिंग में। बट लीडिंग में सिर्फ एक बार जरूरत पड़ेगी। तो उनको जोड़ता है कौन, जोड़ता है लिगासी एंजाइम जोड़ता है। और वो टुकड़े क्या कहलाते हैं, ओकेज की फ्रेगमेंट कहलाते हैं। डीएनए पॉलीमर का मुख्य कार्य क्या है, डी बेस को जोड़ना। क्या कार्य है, बेस को जोड़ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ना एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है। अगर आपको ये क्वेश्चन और क्लास अच्छी लग रही है तो आप इस क्लास को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन वाले बटन पे क्लिक करें ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आइए एग्जाम में और भी इससे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन का परिणाम क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन में क्या, जो डीएनए खुलेगा तो उसकी जो 2 स्ट्रैंड होंगी, क्या होगी, 2 स्ट्रैंड होगी। इसमें एक तो क्या है, ये नई बनेगी, तो एक क्या होगी, पुरानी होगी। तो एक नई और एक क्या होगी, पुरानी होगी। क्लियर है।
और जो बनेगी एक हमेशा अपोजिट दिशा में बनती है टुकड़ों में, और एक क्या कंटिन्यू बनेगी, जो टुकड़ों बनेगी वो डिसकंटिन्यू होगी। डीएनए में कौन सा बेस आरएनए में नहीं होता? देखो डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस है वो आरएनए में नहीं होता, तो थाइमिन आरएनए में नहीं होता, क्या होता है? यूरेसिल होता है। घुमा के दे दिया ना एग्जामिनर ने। और आरएनए में कौन सा बेस होता है जो डीएनए में नहीं होता, वो कौन सा होता है? यूरेसिल होता है। क्लियर है? आरएनए मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्मा में पाया जाता है। सबसे पहले केंद्रक में आरएनए बनेगा, और ये आरएनए कहाँ चला जाएगा? साइटोप्लाज्मा में, और वहाँ से क्या आरएनए बनता है? राइबोसोम बनाया जाता है। उसके बाद डीएनए आरएनए का मुख्य अंतर क्या है? देखो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होती है और आरएनए क्या होती है? सिंगल स्ट्रैंडेड होती है। और आरएनए क्या होती है? राइबोज, और उसमें डीएनए में क्या है? डीऑक्सी राइबोज होती है। क्लियर है? उसके बाद लीडिंग स्ट्रैंड किस प्रकार की सिंथेसिस होती है? तो लीडिंग स्ट्रैंड में कैसी होती है? कंटिन्यू होती है, और उसमें एक बार प्राइमर्स की जरूरत पड़ती है। और ये कैसे होती है? कंटिन्यू, और रेप्लिकेशन फोर्क की ही दिशा में बनेगी। और जो आपकी लैजिंग होती है वो हमेशा अपोजिट दिशा में, ये क्या है? 5 से 3 की दिशा में बनेगी, और ये भी हमेशा 5 से 3 की दिशा में बनेगी। ठीक है, ये हमेशा रेप्लिकेशन फोर्क की दिशा में बनेगी। और जो लैजिंग आपकी वो हमेशा अपोजिट दिशा में और टुकड़ों में बनेगी। यहाँ पे प्राइमर्स की एक बार जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे हमेशा जितने टुकड़े होंगे उतनी बार ही जरूरत पड़ेगी। तो कंटिन्यूस लीडिंग है, और लैजिंग क्या है? डिसकंटिन्यू है। समझ में आ गया? तो डिसकंटिन्यू क्या है? आपकी लैजिंग स्ट्रैंड है। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में दोस्तों। अब लैजिंग स्ट्रैंड के छोटे छोटे फ्रैगमेंट को क्या बोला जाता है? ओकाज़की फ्रैगमेंट बोला जाता है। और इनको कौन जोड़ता है? डीएनए लिगेसी जोड़ता है। कौन जोड़ता है? डीएनए लिगेसी जोड़ता है। तो ओकाज़की फ्रैगमेंट को जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? डीएनए लिगेसी है। और डीएनए को खोलने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वो याद रखना, हेलिकेस एंजाइम। हेलिकेस एंजाइम। लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस दिशा हमेशा 5 से 3 की दिशा में होगी। लीडिंग स्ट्रैंड जो नया बन रहा है वो हमेशा 5 की दिशा में, और लैजिंग भी हमेशा 5 की दिशा में होता है। बट यहाँ देखो, अब लैजिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट की दिशा क्या होती है? जो ओरिजिनल टेम्पलेट होता है वो हमेशा 3 से 5 होता है। देखो ये है, जो बनेगा 5 से 3 होगा। किसकी बात है? लैजिंग के ऊपर क्या होता है? लीडिंग। और ये क्या होता है? 5 से 3, और ये 3। देखो ये 5 से 3 है, तो ये 5 से 3। तो अब देखो आप, जो ओरिजिनल लैडिसिंग खुली है, जो ये ओरिजिनल है, बनेगी तो 5 से 3, बट जो आपकी टेम्पलेट स्ट्रैंड है जो अलग हुई है वो 3 से क्या है? 5 है। क्लियर है? अगर इसमें बात करें कि जो नई स्ट्रैंड बनेगी वो कौन सी बनती है? उल्टी दिशा में, फिर 5 से 3 बनेगी। इस क्वेश्चन में क्या है? फर्क है। ठीक है, अब आगे लीडिंग स्ट्रैंड की प्राइमर आवश्यकता। लीडिंग में सिर्फ एक बार जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कंटिन्यू बनती जाती है, उसको एक बार जरूरत पड़ेगी। और जो लैजिंग है उसमें क्या है? प्राइमर्स की क्या है? बार बार जरूरत पड़ेगी। जितने टुकड़े होंगे टुकड़ों को बनाने के लिए जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते रहेंगे, उसमें क्या उतनी ही बार क्या है? टुकड़ों में प्राइमर्स की जरूरत पड़ती रहेगी। डीएनए हेलिक्स का काम क्या है? डीएनए का खोलना, और उसको खोलने वाली जो प्रोसेस होती है उसको रेप्लिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब डीएनए प्राइमर्स का कार्य क्या है? तो आरएनए प्राइमर का बनाना, और आरएनए प्राइमर से आगे आगे डीएनए कॉपी बनती है। डीएनए पॉलीमर्स का कार्य क्या है? न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा। तो डीएनए जो पॉलीमर्स हैं वो क्या करेंगे? डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड हैं, जो फ्री न्यूक्लियोटाइड पड़े इधर उधर पड़े हुए रहते हैं, वो आपस में क्या है? जुड़ते हैं। उनको जोड़ने के लिए यूज होता है। लैजिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस को डिसकंटिन्यू क्यों किया जाता है? क्योंकि छोटे छोटे फ्रैगमेंट बनते हैं, बाद में उनको जोड़ने के लिए क्या है? जो एग्जैक्ट डीएनए कॉपी बनेगी वो डीएनए लिगेसी जो एंजाइम उनको जोड़ता है फ्रैगमेंट को, ओकाज़की फ्रैगमेंट को, फिर वो डीएनए कॉपी बन जाता है। क्लियर है? डीएनए रेप्लिकेशन है जहाँ से डीएनए अलग होने के बाद जहाँ से वो बिंदु पॉइंट वो शुरू होता है, जहाँ से डीएनए की कॉपी बननी शुरू होती है, डीएनए बनना शुरू होता है, उसको बोलते हैं ओआरआई। ओआरआई का मतलब क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए लिगेसी किस स्ट्रैंड पर ज़्यादा सक्रिय होता है? हमेशा जो डीएनए लिगेसी है जो टुकड़ों को जोड़ता है वो सिर्फ लैजिंग में जोड़ता है। क्लियर है? लैजिंग और कैसी होती है? डिसकंटिन्यू होती है, और रेप्लिकेशन 4 की अपोजिट दिशा में 5 से 3 की दिशा में क्या है? ये स्ट्रैंड बनेगी। किस नाम से जाना जाता है? लिगेसी का मतलब है गोंद की तरह काम करना, और गोंद मतलब ज्वाइनिंग, जोड़ने का काम करता है। क्लियर है? डीएनए रेप्लिकेशन में कौन सा
स्ट्रैंड रेप्लिकेशन 4 की दिशा में सिंथेसिस होता है, तो वो जो रेप्लिकेशन 4 के अगर इस दिशा में ओपन हो रहा है तो वो जो लेजिंग स्ट्रैंड बनेगी लीडिंग वाले में बनेगी उसी कंटिन्यू दिशा में, तो वो क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड है। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में कौन सा स्ट्रैंड रेप्लिकेशन 4 की विपरीत दिशा में अपोजिट में सिंथेसिस होता है, तो अपोजिट में कौन सा होता है, लेजिंग स्ट्रैंड होता है। अब उसके बाद बात करते हैं डीएनए की संरचना का पता लगाने के लिए एक्सरे का प्रयोग किसने किया था, वो रोजलिंड फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है, किसने किया था, रोजलिंड फ्रैंकलिन ने। मतलब क्या था, RXA का प्रयोग करके उन्होंने एक चित्र खींचा था। डीएनए में जो अनुवांशिक पदार्थ था उन पे क्या है, एक्सरे गुजारी, एक्सरे उनसे टकरा कर जो पदार्थ थे, मटेरियल थे, उनसे टकरा कर बिखर गई, उनका फिर क्या है कि फोटो कैप्चर कर ली, चित्र खींच लिया, और उसका फिर वाटसन क्रिक ने क्या अच्छे से व्याख्या किया, एक्सप्लेन किया। तो डिफ्रैक्शन ऑफ फोटोग्राफ की संरचना को समझकर किसने बनाया था, तो वो फिर समझकर उसकी व्याख्या वाटसन और क्रिक ने। क्लियर है। डीएनए में पाए जाने वाले एटीजी किसके प्रकार है, वो नाइट्रोजन बेस है। और साथ में क्या है, आरएनए की बात करें तो फिर क्या है, टी की जगह क्या जाता है, यू। मैंने अच्छे से आपको बताया हुआ है। डीएनए के नाइट्रोजन बेस दो प्रकार के होती हैं, बिल्कुल होती हैं। चारगाफ ने क्या बताया था, प्यूरिन, और प्यूरिन में क्या होते हैं, जैसे ए, टी और क्या है, जी और सी। तो ए हमेशा और जी क्या होते हैं, प्यूरिन होते हैं, और क्या होते हैं, ए टी सी यू क्या होते हैं, टी सी यू क्या होते हैं, थाइमिन, साइटोसाइन, यूरासिल क्या होते हैं, पायरिमिडिन्स होते हैं। क्लियर है। डीएनए में एडेनिन ग्वानिन किस समूह में आती हैं, तो एडेनिन ग्वानिन हमेशा प्यूरिन में आते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं सही मेल कौन सा। देखो इसमें मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, क्वेश्चन में कई बार अगर बात करें प्यूरिन, प्यूरिन में तो हमेशा एज ही आएंगे। अगर पायरिमिडिन्स की बात करें तो तीनों आएंगे, बट अगर यहाँ पे पायरिमिडिन डीएनए पूछा जाए तो डीएनए पूछा जाए तो फिर यू नहीं होगा। अगर आरएनए पूछा जाए तो फिर क्या होगा, टी नहीं होगा। अगर आरएनए डीएनए नहीं होगा, सिर्फ क्या है पिरामिडिन्स पूछा जाए, पायरिमिडिन, तो फिर हमेशा क्या है, सी टी यू तीनों होंगे। क्लियर है। अब देखो चारगाफ नियम के अनुसार डीएनए में कौन सा बेस आपस में बराबर पाए जाते हैं, ए हमेशा टी, जितनी मात्रा ए की होगी उतनी टी की होगी, और जितनी सी की होगी उतनी किसकी होगी, जी की होगी उतनी सी की होगी। तो ये क्या है, एक इनका अनुपाती नियम भी है, ये क्या है, अनुपात नियम, समान अनुपात। क्लियर है। चारगाफ नियम किससे संबंधित है, डीएनए में नाइट्रोजन बेसिस का अनुपात, और यही अनुपात है, जितनी मात्रा मान के चलो ए की उतनी किसकी होगी, टी की होगी। अगर मान के चलो जितना पदार्थ ये ए लेगा उतना ही पदार्थ क्या लेगा, टी लेगा। इनका इक्वल मात्रा में जब ये पदार्थ हो गए तभी जाके आगे क्या है, कुछ ना कुछ प्रोटीन या अलग जो भी कार्य है वो करेंगे। इस प्रकार के एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप इस क्लास को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाले बटन को क्लिक करें ताकि हर प्रकार के क्लास के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंसेप्ट नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।